नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, एफएमसी में मल्टी स्टार विशेषांक की कॉमिक्स को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है महासंग्राम। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पोएम प्रोटेक्टर ऑफ अर्थ एंड मैनकाइंड। ब्रह्मांड रक्षकों की इस टीम में मैं नागराज आप सभी अर्थात सुपर कमांडो ध्रुव, परमाणु, डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति, तिरंगा और एंथोनी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले कुछ समय से ब्रह्मांड रक्षक टीम द्वारा अपराध एवं आतंकवाद से लड़ने की हम हर कोशिश कर रहे हैं, परंतु हाल ही के दिनों में हमारी टीम द्वारा प्राप्त किए गए हुए आंकड़े बता रहे हैं कि हमारी हर कोशिशों के बावजूद भी अपराध होना ना ही बंद हो रहे हैं, बल्कि कुछ समय से इनमें बढ़ोतरी भी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हम में से कोई सुपर हीरो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है शक्ति। हम सभी सुपर हीरो अपनी सारी शक्तियों एवं क्षमताओं के साथ अपराध उन्मूलन कार्य में लगे हुए हैं। जहां राजनगर में अद्भुत दिमाग वाले सुपर कमांडो ध्रुव और फर्ज की मशीन इंस्पेक्टर स्टील हैं, वहीं राजधानी दिल्ली में वंडर वुमेन, परमाणु, नारी शक्ति की प्रतीक शक्ति यानी तुम, और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा, मुंबई में रात का रक्षक डोगा और पंचभूत शक्तिधारक शक्तिमान, वहीं असम के जंगलों में जंगल का जल्लाद भेड़िया, रूपनगर में जिंदा मुर्दा एंथोनी और मेट्रो सिटी में हम सबका चहेता देश का बेटा सुपर इंडियन भी अपनी पूरी ताकत से अपराध से लड़ रहा है। महानगर में अपनी सर्व शक्तियों के साथ मैं नागराज स्वयं भी अपराध और आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा हूँ। मगर आज का युग विज्ञान का युग है। आज दुनिया का हर क्षेत्र विज्ञान के बल पर तरक्की कर आगे जा रहा है और अपराध और आतंकवाद का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। आज अपराधी भी न केवल उन्नत हथियार प्रयोग कर रहे हैं, बल्कि अपराध और आतंकवाद के लिए भी विज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिस किलर, ग्रैंड मास्टर रोबो, प्रिंसिपल, वंडर वुमेन, एनवायरो, डॉक्टर डेंजर, मैकेनिक, जोकर और बहुत से ऐसे अपराधी हैं जो न केवल खूंखार हैं बल्कि विज्ञान के क्षेत्र में भी अग्रसर हैं। इन अपराधियों ने कई बार ऐसे भी अपराध किए हैं जब पूरी दुनिया को इनके कारण न केवल भीषण खतरे का सामना करना पड़ा है, बल्कि हमें भी उन्हें रोकने में नाकों चन्ने चबाने पड़े हैं। जबकि हम आज भी अपनी पुरानी शक्तियों, परंपरागत युद्ध के तरीके, पुरानी ड्रेस और हथियार आदि से काम चला रहे हैं। अब समय है कि हमें अपराध और आतंकवाद के खिलाफ आधुनिक एवं अधिक तेज संसाधन प्रयोग में लाने होंगे, ताकि हम दिन प्रतिदिन बढ़ती अपराध दर पर काबू पा सके। तुम्हारी बात एकदम सही है नागराज। बीते समय के साथ हमें भी अपडेट होना होगा। मेरे निर्माता ने भी मुझे, परमाणु ने आगे कुछ कहा तो सही, पर नागराज ने सुना नहीं, क्योंकि उसकी सर्प इंद्रियां उसे कुछ संकेत दे रही थी। खतरे का संकेत पाते ही एक पल भी वहां नहीं रुका नागराज। तुम लोग मीटिंग जारी रखो दोस्तों, मैं जल्द ही वापिस आकर ज्वाइन करता हूँ। सभी को मामला समझते देर नहीं लगी। जल्द ही अपनी मंजिल पर जा पहुंचा नागराज। यहाँ क्या हुआ है ऑफिसर? इतनी आग कैसे लग गई? नागराज, शुक्र है भगवान का कि तुम आ गए। इस इलाके में पता नहीं कैसे अचानक आग लग गई है, और आग इतनी तेज है कि हमारे फायर फाइटर भी इस आग पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। नागराज, आग इतनी तेज है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इस आग पर काबू नहीं कर पा रही है। हाँ नागराज, दमकल की गाड़ियां भी काफ़ी देर से आग पर पानी बरसा रही है, मगर आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही। अगर बाहर से आग नहीं बुझ रही है तो इसे अंदर जाकर बुझाना होगा। मगर तुम अंदर जाओगे कैसे नागराज? आग बहुत ही तेज है। अंदर जाने की कोशिश में तुम झुलस सकते हो। घबराओ नहीं,
मेरे पास अंदर जाने के और भी कई रास्ते हैं ऑफिसर। कुछ ही देर में नागराज सुरंग के रास्ते आगे बढ़ रहा था। यहाँ की जमीन सबसे ज़्यादा गर्म है, यानी मैं उस जगह के ठीक नीचे हूँ जहाँ आग का दावानल सबसे ज़्यादा है। उम्मीद है कि आग से कमज़ोर फर्श मेरे वार से टूट जाएगा। मेरा अनुमान सही था। यहाँ आग सबसे ज़्यादा फैली हुई है और साथ में कुछ केमिकल के ड्रम भी रखे हुए नजर आ रहे हैं। अगर इन्होंने आग पकड़ ली तो स्थिति और भयावह हो सकती है, पर नागराज के पास हर समस्या का समाधान था। शीतनाग कुमार, बाहर आओ। बदन झुलसाती इस आग पर तुम्हारी शीत किरणें ही काबू पा सकती है। अभी लो नागराज। शीतनाग कुमार के कंठ से निकली शीत किरणें कमरे में फैलती चली गई और कमरे में फैली आग तेजी से बुझने लगी। अब ठीक है, अब स्थिति काबू में आ जाएगी। धन्यवाद शीत कुमार। सहसा ही एक आवाज़ सुनकर चौंक गया नागराज। ये आग तो सिर्फ तुम्हें बुलाने के लिए लगाई गई थी नागराज। कौन हो तुम और इस तबाही के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था? मेरा नाम एक्सेल है नागराज और मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? सॉरी नागराज, पर यह मेरे कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। मैं अपने क्लाइंट का नाम नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि मैं एक पेशेवर कातिल हूँ। मेरा एक ही उसूल है नागराज कि मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हाल में पूरा करना होता है, और अब मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके ही जाऊंगा, यानी तुम्हें मार के। तुम्हारी मौत अपराध जगत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयों में अनगिनत वार खाए होंगे, मगर ये एक्सेल बहुत शक्तिशाली लगता है। अगर इसके 2-4 वार और खा लिए तो यकीनन मेरी कुछ हड्डियाँ टूट जाएंगी। इसलिए इस एक्सेल को जल्दी से जल्दी अपने काबू में लेना होगा। ये बचकाने वार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते नागराज। एक्सेल ने थोड़ा सा जोर लगाया और सर्प बंधन उसे बांध नहीं रख सके। मेरी मशीनी ताकत के आगे तुम्हारी सर्प रस्सी नहीं टिक पाएगी। सर्प रस्सी नहीं टिक सकती तो मेरी विष फुंकार के आगे तू नहीं टिक सकेगा एक्सेल। ये अभी तुझे घुटनों पर ला पटकेगी। सर्प बंधनों से आज़ाद होते एक्सेल पर नागराज ने फेंकी पर विष फुंकार। तुम फिर भूल रहे हो नागराज। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा आधा शरीर लोहे का बना है और सांस लेने के लिए मेरी नाक में फिल्टर लगा हुआ है, जो मुझे तेरी घातक विष फुंकार से बचा लेगी। पर तुम मुझसे नहीं बच पाएगा नागराज। आज एक्सेल तेरी गर्दन अपने हाथों से तोड़ेगा। आज पूरा होगा नागराज। मुझे मारने का सपना तो कई वर्षों से पूरा अपराध जगत देख रहा है एक्सेल, मगर आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया। आज पूरा होगा नागराज, क्योंकि मैं तुम्हें खत्म करने के लिए पूरी तैयारी से आया हूँ। एक्सेल के हाथों में फिट यंत्र से निकलकर गोलियों की बाढ़ नागराज से जा टकराई। मगर शायद तुम्हें भेजने वाले मेरे दुश्मन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि नागराज पर गोलियों का असर नहीं होता है, और अब ये बात तुम थोड़े दर्दनाक तरीके से समझोगे, क्योंकि तुम्हारे शरीर में चाहे जितना भी लोहा भरा हो, मगर तुम्हारे शरीर को दर्द का एहसास तो ज़रूर होता रहेगा। नागराज का भरपूर नाग शक्ति से भरा हुआ एक तेज वार एक्सेल के शरीर से आ टकराया। नागराज के वार घन की तरह एक्सेल के शरीर पर पड़ने लगे और एक्सेल का शरीर नागराज के वारों को झेल नहीं पा रहा था। इतना तय था कि नागराज के कुछ और जोरदार वार एक्सेल के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ सकते थे, पर यह तय नहीं था कि नागराज को इतना समय मिलेगा या नहीं, क्योंकि अचानक ये क्या हो रहा है? अचानक से मुझे इतनी तेज कमजोरी क्यों आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर में सूक्ष्म सर्प मर रहे हैं और विष का स्तर सामान्य से नीचे गिर रहा है। हाँ नागराज, तेरे शरीर के सर्प और तेरा विष, जो तेरी मुख्य शक्ति है, दोनों ही खत्म हो रहे हैं। और ऐसा इसलिए है
क्योंकि मैंने जो गोलियां तेरे बदन पर चलाई है वो प्रति 20 सीरम से भरी हुई है और अब धीरे धीरे तेरे शरीर का विष खत्म कर रही है। और उसका सबूत यह है कि तेरे शरीर में विष की मात्रा कम होने से तेरे वारों में अब वो तेजी या क्षमता नहीं जो होनी चाहिए। ये सही कह रहा है। मेरे ध्वंसक सर्प इसके शरीर पर जाकर फट तो रहे हैं, मगर उनके धमाकों में तीव्रता नहीं है। अब अगर जल्द ही मुझे मदद नहीं मिली तो मेरे शरीर का सारा विष जल्दी ही पानी बन जाएगा और फिर शायद ये एक सेल मुझे मारने में सफल हो जाए। नागराज सोचता ही रह गया और एक सेल ने उसे अपने मजबूत जकड़ में ले लिया। नागराज, अब इस शिकंजे से तेरी लाश ही छूट पाएगी। ओह, ये शिकंजा तो बहुत मजबूत है और मैं अपनी इस कमजोर हालत में इस शिकंजे से छूटने के लिए अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगा पा रहा हूँ। अगर जल्द ही मैं इस शिकंजे से नहीं छूटा तो मेरी मौत निश्चित है। मुझे इच्छाधारी कणों में बदलना होगा। इच्छाधारी रूप में भी मुझसे नहीं बच सकता नागराज। मेरी गोलियों से एक बार में कई हजार वोल्ट तक का करंट प्रभावित होता है जो तुझे वापस अपने रूप में आने पर मजबूर कर देगा। आ गया अपने असली रूप में। उफ, वैसे तो मैं 3 पल बाद प्रकट हो ही जाता हूँ, मगर इस करंट के झटके ने मेरी बची खुची ताकत भी चूस ली है। ये एक सेल मेरी सोच से कहीं अधिक शातिर निकला। ये मेरी नाग शक्तियों के बारे में अच्छी तरह जानता है और इसे ये भी पता है कि इंसान होने के कारण मैं इसे जान से नहीं मारूंगा, मगर ये मुझे मार सकता है। नागराज को शीतनाग के रूप में मदद लेनी ही पड़ी। घबराओ मत नागराज, मैं अभी इसे ठंडा कर देता हूँ। जरूर कर सकते थे सपेले, मगर मेरे शरीर के लोहे के अंगों में लगी बैटरी इतनी गर्मी पैदा कर सकती है जो इस बर्फ के बर्फ को भाप बनाकर उड़ा सके। तू तो मुझे ठंडा नहीं कर पाया, मगर अब मैं तेरे होश जरूर उड़ा दूंगा। आह, ये गर्मी मेरी शक्ति को खत्म कर रही है। मैं अपने होश खो रहा हूँ। शीतनाग को शक्तिहीन करके तो इस भ्रम में मत रहना कि तू नागराज को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। मेरे रहते तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता था तो नागराज को बचाने की कोशिश करेगी नागिन, मगर बचा नहीं पाएगी क्योंकि मेरा तेज करंट तुझे भी तेरे साथी के पास पहुंचा देगा। ओह, मेरी तंत्र शक्तियाँ इस करंट के घातक असर को रोककर मेरी जान तो बचा लेगी, मगर मुझे शक्तिहीन कर देगी। मुझे संभलने में समय लगेगा। तब तक नागराज को अपनी मदद खुद ही करनी होगी। सौडांगे को संभलने में वक्त लगना था और शक्तिहीन नागराज के पास वक्त ही तो नहीं था। अब सिर्फ तू बचा है नागराज, और अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये सच कह रहा है। इस शक्तिहीन अवस्था में मैं इससे नहीं बच सकता। पता नहीं मैंने जो मदद मांगी है वो कब तक मुझ तक पहुँचेगी। अपने इष्ट देव को याद कर ले नागराज, क्योंकि अब मैं सीधा तुझे उसके पास ही पहुँचाने वाला हूँ। एक सेल के हाथ नागराज की गर्दन पर कस गए। मर नागराज मर। अक, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। उसने वार की दिशा में देखा और दंग रह गया। आह! किसने वार किया मुझ पर? नागराज खतरे में है। सही समय पर नागराज ने हमसे संपर्क किया, मगर अब नहीं रहेगा। ब्रह्मांड रक्षक और वो भी एक साथ। नागराज घबराओ मत, हम आ गए हैं। नागराज पर हमला करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे इस इस्पात के शरीर में इतने छेद करूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते। इधर इंस्पेक्टर स्टील, ध्रुव और शक्ति नागराज के पास पहुंच चुके थे। ध्रुव, नागराज के शरीर में कुछ मेटेलिक कंपाउंड हैं जो एंटी वेनम रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से नागराज का जीवन खतरे में पड़ रहा है। डोंट वरी नागराज, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा।
स्टील, तुम अपने एक्सरे विजन से नागराज के शरीर में धंसी गोलियों को ढूंढो, और शक्ति, तुम अपनी हथेलियों की उष्मा से उन्हें एक साथ खींचकर नष्ट कर दो। स्टील की एक्सरे विजन ने सभी गोलियों का पता लगाना शुरू कर दिया, और शक्ति की हथेलियों में बसी उष्मा शक्ति ने उन्हें नष्ट करना शुरू कर दिया। नागराज की शक्तियाँ तेजी से लौटने लगी। शुक्रिया दोस्तों, मेरी शक्तियाँ लौट रही है। अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। इधर बाकी सुपर हीरो ने एक्सल को आड़े हाथों में ले रखा था। उफ, ये मुझे वार करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इससे पहले कि तेरा हाल और बिगड़े, अपने भेजने वाले का नाम बता दो। इसे छोड़ना मत। जी तो चाह रहा है कि इसे उड़ा दूं। बस मेरी परमाणु किरणें अब इसे कैद कर लेगी। जल्द ही एक्सेल परमाणु रस्सी में कैद था। अब तो यहाँ से सीधा जेल जाएगा। इससे पहले कि परमाणु उसे ले जाता, नागराज ने उसे रोक लिया। नहीं परमाणु, इसे आज़ाद कर दो। ये क्या कह रहे हो नागराज? पता है ना इसे कितने मुश्किल से पकड़ा है। बात को समझो डोगा, इसने मुझे चैलेंज किया था, लेकिन वो लड़ाई अधूरी रह गई थी, और नागराज इस लड़ाई को पूरी करने का मौका ज़रूर देगा। चल उठ एक्सेल, आ वार कर मुझ पर, और मेरा वादा है कि मेरा कोई भी सुपर हीरो दोस्त बीच में नहीं आएगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में होगी। मुझे दोबारा मौका देकर तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है नागराज, क्योंकि अब मैं तुझ पर इतनी एंटी वेनम गोलियां बरसाऊंगा कि इस बार तेरी लाश, अरे मेरी हैंड ब्रेसलेट गन गोलियां क्यों नहीं दाग पा रही है? क्योंकि तेरे हैंड ब्रेसलेट गनों के अंदर मेरे सूक्ष्म सर्प घुसकर उसकी कार्य प्रणाली को ठप कर चुके हैं। अब तेरी और मेरी शारीरिक शक्ति एक बराबर है, और अब जबकि हम दोनों की शक्तियाँ बराबर है, तो सिर्फ मेरा एक बार सहकर दिखा, तो मैं वादा करता हूँ कि अपना सिर स्वयं काट कर तुझे दे दूंगा एक्सेल। नागराज सिर्फ बड़े बोल नहीं रहा था। नागराज की उस वार से एक्सेल सचमुच नहीं उठ पाया। वाह नागराज, मान गए, एक ही बार में चित कर दिया तुमने तो इसे। बेहोश एक्सेल को सर्प रस्सी से बांध दिया नागराज ने, और फिर बाद में धन्यवाद दोस्तों, समय पर मेरी मदद के लिए आने का। अगर तुम समय पर नहीं आते तो मेरा अंत निश्चित था। धन्यवाद कैसा नागराज? दोस्तों में धन्यवाद किस बात का? ब्रह्मांड रक्षक टीम एक परिवार है, और परिवार के किसी सदस्य पर संकट आए तो सभी मिलकर उस संकट को दूर करते हैं, और हमने भी वही किया है। डोगर सही कह रहा है नागराज। अभी नागराज कुछ जवाब देता उससे पहले ही, परमाणु, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यस रोबोट, बोलो। एक इमरजेंसी है परमाणु। अभी अभी मेरे सैटेलाइट चैनलों में पृथ्वी की कक्षा में एक उल्कापिंड को प्रवेश करते हुए देखा है, और इसे अगर रोका नहीं गया तो ये उल्कापिंड इतना बड़ा है कि जिसकी टक्कर किसी भी एक बड़े पूरे महानगर को तबाह कर देगी। मैं पूरी ब्रह्मांड रक्षक की टीम से अपील कर रहा हूँ कि पृथ्वी को इस संकट से बचाए। ब्रह्मांड रक्षक टीम इस संकट से मिलकर निपटेगी। उल्कापिंड धरती से पहले रोकना होगा, लेकिन इस मुसीबत से निपटेंगे कैसे? लेकिन अंतरिक्ष में जाने लायक शक्ति हम में से केवल परमाणु और शक्ति के पास है। घबराओ मत दोस्तों, मेरी और शक्ति की शक्ति उस उल्कापिंड को रोकने के लिए पर्याप्त है। हम किसी भी कीमत पर उस उल्कापिंड को रोक लेंगे। चलो शक्ति, जाओ परमाणु शक्ति, उल्कापिंड को रोकने के लिए तुम्हारी सम्मिलित शक्ति आवश्यक है। आवश्यकता है। मैं उस शक्ति से मानसिक संपर्क करता हूँ, जिसकी शक्ति की इस समय वाकई में नागराज किसी से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा था, और तब तक परमाणु और शक्ति अंतरिक्ष में पहुँच चुके थे। उल्कापिंड सामने ही है परमाणु, और ये पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ चुका है। घबराओ मत शक्ति, मैं अभी इसे अपने परमाणु छल्लों से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूँ, ताकि जब इसके टुकड़े छोटे हो जाएं तो ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने पर कोई नुकसान ना पहुँचा सके।
ओह, इस उल्कापिंड से निकल रही तेज उष्मा मेरे परमाणु यंत्रों में व्यवधान पैदा कर रही है। उष्मा अगर तुम्हारी कमजोरी है तो मेरी शक्ति है। घबराओ मत परमाणु, मैं अभी उष्मा से उसे नष्ट करती हूँ। ओह, उल्कापिंड की सतह से अजीब सी ऊर्जा पैदा हो रही है जो मेरी ऊर्जा को पूरी तरह पिंड तक नहीं पहुँचने दे रही है और उल्का पृथ्वी के बहुत पास आ चुकी है। परमाणु और शक्ति दोनों ही असहाय थे, लेकिन मदद भी दूर नहीं थी, उन मजबूत बाजुओं के रूप में जो उल्कापिंड पर मजबूती से आ जमे और उसे पृथ्वी की तरफ बढ़ने से रोक दिया। घबराओ मत मित्र परमाणु, शक्तिमान इस उल्का को पृथ्वी पर पहुंचने नहीं देगा। शक्तिमान, थैंक गॉड तुम आ गए। तो ये है शक्तिमान, पंच महाभूत, शक्तिधारक शक्तिमान, विश्व का सबसे शक्तिशाली इंसान। नागराज ने मुझसे मानसिक संपर्क करके सारी स्थिति से अवगत कराया, इसलिए मुझे पृथ्वी पर मंडराते इस संकट से निपटने के लिए आना पड़ा। पर अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं इस उल्कापिंड को वहीं पहुंचा दूंगा जहां से ये आया है, यानी अंतरिक्ष की असीम गहराइयों में। शक्तिमान के एक हल्के से झटके से उल्कापिंड वापस अंतरिक्ष में खोता चला गया। पृथ्वी पर आई मुसीबत टल चुकी है, अब मुझे भी वापस चलना चाहिए। अंतरिक्ष से लहराया शक्तिमान जल्दी जा पहुंचा ब्रह्मांड रक्षकों के पास। शक्तिमान, आज तुमने पूरी पृथ्वी की रक्षा की है। शक्तिमान, तुम एक सच्चे सुपर हीरो हो। मैं कोई सुपर हीरो नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करने वाला ईश्वर का एक अदना सा सिपाही हूँ। और रही बात पृथ्वी की रक्षा करने की बात, तो मेरी दिव्य दृष्टि पहले ही उस उल्कापिंड को देख चुकी थी। बाकी नागराज के मानसिक संदेश ने मुझे सतर्क कर दिया और ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं सही समय पर पहुंच गया। आप सभी मित्रों से यही आशा है कि इसी प्रकार आप सभी मानवता की सेवा करते रहें। अब मैं चलता हूँ, यदि ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। विदा मित्रों। शक्तिमान के जाने के बाद सब कुछ सही से निपट गया, अब हमें भी वापस चलना चाहिए। पर नागराज, हमें ये नहीं पता चला कि आखिर तुम्हें मारने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सेल को दिया किसने। कोई भी हो, मगर इतना तय है कि अपनी शिकस्त के बाद अगला हमला वो पूरी तैयारी से करेगा। फिलहाल तो वो अपनी हार के कारण अपने बाल नोच रहा होगा। नागराज 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 तो हर बार कैसे बच जाता है। तेरे कारण ना केवल मेरे वंश का शाही खजाना, बल्कि नागद्वीप से प्राप्त हुई त्रिफलना शक्ति भी मैं गवा चुका। आज तक एक बार नहीं, बल्कि कई बार मैं तुझे मारने की कोशिश कर चुका हूँ। कभी अकेले तो कभी किसी और के साथ, कभी कभी तो सभी खलनायकों को साथ लेकर। लेकिन पता नहीं तू कब मरेगा और मेरे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। इस तरह नागराज को कोसने से कुछ भी नहीं होने वाला चेले, उल्टा तुझे फिर अवसाद का दौरा पड़ जाएगा। अब देख, तेरी जिद के कारण मैंने इस पर कोई यंत्र नहीं बनाया, ना कुछ किया। उल्टे तेरे जिद के कारण एक मशहूर एक हत्यारे को नियुक्त किया, उसे प्रशिक्षित किया, नागराज की सारी शक्तियों के खिलाफ उसे तैयार किया। और इस बार वह हत्यारा नागराज को जान से मार ही देता, लेकिन बीच में ब्रह्मांड रक्षकों ने आकर सब बिगाड़ दिया। इसलिए मेरी सलाह मान और कुछ समय के लिए नागराज को मारने का विचार दिल से निकालकर कुछ नई शक्तियां अर्जित करने पर ध्यान दो। आपके कहने का मतलब ये है गुरुदेव कि मैं अपने दिल की आग बुझा दूं, जिस नागराज के कारण मैं बर्बाद हो गया उसे छोड़ दूं। मेरी इस अमर अंतहीन जिंदगी का एक ही मकसद है, नागराज की मौत। हे शैतान, या तो मुझे नागराज को मारने का कोई रास्ता दिखा, या मेरी इस अमर अभागी जिंदगी को समाप्त करने का। कभी कभी शैतान भी अपने भक्तों की सुन लेता है। क्योंकि तभी गुरुदेव जरा इधर ध्यान दीजिए। ये क्या, मेरा ये यंत्र संकेत दे रहा है, मगर ये कैसे संभव है? कैसा यंत्र, किस तरह का संकेत गुरुदेव? सुन चेले, मैंने नागराज और दुनिया की नज़र से बचने के लिए इस निर्जन द्वीप पर अपना अड्डा बनाया था।
ताकि मैं तेरे लिए कुछ नई शक्तियाँ ईजाद कर सकूं। साथ ही साथ इस द्वीप के चप्पे चप्पे पर मैंने अपने जासूस यंत्र बिछा रखे हैं। अगर कोई भी जानवर या इंसान इस द्वीप पर कदम रखता है तो मेरा यंत्र उसकी सूचना मुझे तुरंत दे देता है। लेकिन मेरा यंत्र जो तरंगे भेज रहा है उसके अनुसार इस द्वीप पर किसी ने कदम रखा है, और वो ना इंसान है और ना ही जानवर। ये कैसे संभव है गुरुदेव? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उस आगंतुक के पास से प्रचंड शक्तिशाली तरंगे आ रही है जो हमारे काम आ सकती है। केतुकी, दूरदर्शन यंत्र चालू करो और हमें दिखाओ कि कौन है जिसने द्वीप पर कदम रखा है। गुरुदेव और नागपासा नहीं जानते थे कि उस द्वीप पर आने वाला वो शख्स कोई और नहीं बल्कि था राक्षस जाति का आखिरी वंशज चंडकाल। बहुत मुश्किल से स्वयं को स्वर्ण नगरी से निकालकर यहाँ तक लाया हूँ। अगर समुद्र के अंदर भूमिगत ज्वालामुखी के कंपन से भूकंप नहीं आता और मुझे बांधने वाले यंत्र कमजोर नहीं पड़ते तो मैं कभी स्वतंत्र नहीं हो पाता। और ये सब हुआ उस लड़के ध्रुव के कारण, जिसने कोई शक्ति ना होते हुए भी केवल अपने असाधारण दिमाग की मदद से मुझे एक बार नहीं बल्कि कई बार न केवल मात दी बल्कि देवों को मुझे बंदी बनाने का मौका दिया, वो भी उन देवों को जो मेरी शक्ति से थर थर काँपते थे। पर अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और इससे पहले कि देव मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएं, मुझे न केवल अपने लिए कोई सुरक्षित स्थान खोजना होगा बल्कि उनसे बदला लेने की योजना भी बनानी होगी। देव और ध्रुव के बारे में सोचता चंडकाल ये नहीं जानता था कि गुरुदेव और नागपासा की निगाहों में है वो हमारे यंत्रों की सीमा के अंदर है। मैं अभी उसे हमारे पारदर्शी यांत्रिक गोले में कैद और हमें वहां प्रेषित करता हूँ। गुरुदेव ने यंत्रों से कुछ छेड़छाड़ की और चंडकाल एक मजबूत पारदर्शी गोले में कैद हो गया। ये क्या, किसकी हरकत है ये जिसने चंडकाल को कैद करने की चेष्टा की है? अब तुम हमारे कैदी हो अजनबी, इसलिए अब तुम वही करोगे जो हम तुम्हें करने को कहेंगे। कौन हो तुम? तुम्हारा मालिक नागपासा। मूर्ख नागपासा जिसके स्वयं अनगिनत गुलाम हो, उसे गुलाम बनाने की कोशिश करके तुमने अपनी ज़िंदगी की वो गलती की है जिस पर अब तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। असंभव, इसने तो यांत्रिक गोले को तोड़ डाला। ये तो हमारी सोच से कहीं ज़्यादा ताकतवर निकला चेले। अब सबसे पहले तू और तेरा साथी मरेगा, उसके बाद मेरा जानी दुश्मन ध्रुव, और उसके बाद दुनिया पर आएगी मेरी सत्ता। एक पल रुको चंडकाल, कहीं तुम सुपर कमांडो ध्रुव की बात तो नहीं कर रहे हो? तुम ध्रुव को कैसे जानते हो? क्योंकि अगर तुम ध्रुव के दुश्मन हो तो उसका दोस्त नागराज मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और अगर ध्रुव तुम्हारा दुश्मन है और नागराज मेरा दुश्मन है तो हम आपस में दोस्त हुए, इसलिए हमारा लड़ना बेकार है। इसलिए मेरी नीति कहती है कि हमें आपस में मिलकर उन दोनों को मारने के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। कह तो तुम सही रहे हो नागपासा, ध्रुव और नागराज ने मिलकर कई बार हमें मात दी है, इसलिए हमें भी आपस में मिलकर उनसे निपटने का कुछ उपाय सोचना होगा। पर हम सोचे भी तो क्या सोचे? हो सकता है कि शैतान ने इसी कार्य के लिए हम दोनों को मिलाया हो। तुम अत्यंत शक्तिशाली हो चंडकाल, और मैं भी कई शक्तियों का स्वामी हूँ। कोई तो युक्ति निकल आएगी जिससे हम उन दोनों को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा सकते हैं। मैं शक्तिशाली अवश्य हूँ, परंतु ध्रुव का दिमाग इस दुनिया का सबसे सातिर दिमाग है। उसे समाप्त करने में हमें न केवल एक साथ मिलना होगा बल्कि कोई ऐसी शक्ति हासिल करनी होगी जिसका मुकाबला दोनों ना कर पाए। एक क्षण, मुझे यहाँ कुछ अजीब सी शक्ति का आभास हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी किस्म की ऊर्जा है जिसकी तरंगे उत्तर पूर्व दिशा से आ रही है। अत्यंत शक्तिशाली तरंगे हैं ये। उत्तर पूर्व दिशा, लेकिन उधर तो नागद्वीप है।
नागद्वीप वो स्थान है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के विषधारी तथा चमत्कारी इच्छाधारी नाग निवास करते हैं। नागद्वीप ये कैसा द्वीप है? इच्छाधारी नाग, पृथ्वी पर अभी भी इच्छाधारी नाग निवास कर रहे हैं। इच्छाधारी नागों के पास तो अनेक शक्तियाँ होती हैं, क्यों ना हम उस द्वीप पर चलकर कुछ शक्तियाँ प्राप्त करने की कोशिश करें। कहे तो ये सही रहा है चेले, क्यों ना हम एक बार फिर नागद्वीप चलें। पिछली बार भी तो हमें त्रिफलना शक्ति नागद्वीप से ही मिली थी। हाँ गुरुदेव, और एक बार इस चंडकाल की मदद से कोई बड़ी जीत हासिल करके नागराज का खात्मा कर दें, फिर मौका देखकर इसे भी निपटा देंगे। अब तू भी अक्लमंदी की बातें करने लगा है चेले। मंजूर है, हमें मंजूर है चंडकाल, लेकिन एक बात जान लो, जो भी हम करेंगे उसे साथ मिलकर ही करेंगे, चाहे वो दुश्मनों का खात्मा हो या दुनिया पर राज करना। मंजूर है, चलो एक बार मुझे कोई बड़ी शक्ति हाथ में आने दो, उसके बाद सबसे पहले खात्मा इन्हीं दोनों का करूँगा। चलो मैं अपनी तामसिक शक्तियों से हम सबको सीधे उस द्वीप पर ले चलता हूँ। चंडकाल की शक्तियाँ तीनों को नागद्वीप पर स्थानांतरित कर दी चली गई और जाने अनजाने में इस घटनाक्रम में नागराज भी शामिल होने वाला था। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। एक सेल के हमले के बाद से मेरी सर्व शक्तियों को रिकवर होने में थोड़ा समय लगेगा। खैर, अब बड़े दिनों के बाद महानगर काफ़ी शांत लग रहा है। तभी ओह, महात्मा कालदूत का मानसिक संकेत आ रहा है। वे मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। नागराज एक इमारत की छत पर उतर गया। प्रणाम महात्मन। यशस्वी भव वत्स। आदेश कीजिए महात्मन। नागराज, आज नागद्वीप का स्थापना दिवस है। आज के दिन इस अवसर पर हम विशेष पूजा का आयोजन करते हैं। चूँकि तुम न केवल नागद्वीप के हितैषी हो, अपितु नागद्वीप के पूर्व शासक भी हो, अतः इस पूजा में तुम्हारी उपस्थिति आवश्यक है। हम नागद्वीप पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा महात्मन, मैं अभी नागद्वीप के लिए प्रस्थान करता हूँ। नागराज उसी समय नागद्वीप के लिए रवाना हो गया। पूजा में भाग लेने के साथ साथ महात्मा कालदूत के दर्शन और बिसर्पी से मुलाकात भी हो जाएगी। स्थान नागद्वीप। नागद्वीप महात्मा कालदूत का बसाया हुआ इच्छाधारी नागों के निवास के लिए एक रहस्यमय द्वीप, जो संसार की दृष्टि से ओझल रहता है। नागद्वीप, जिस पर रहते हैं भिन्न भिन्न जाति के तथा अलौकिक शक्तियों वाले नागमानव। नागद्वीप, जिसका शासक कभी नागराज भी रह चुका है और अभी जिसका शासन कार्यकारिणी सम्राज्ञी बिसर्पी के हाथों में है तथा महात्मा कालदूत के कुशल नेतृत्व में है। आज उस नागद्वीप पर विशेष पूजा का आयोजन था। प्रिय नागद्वीप वासियों, आज नागद्वीप का स्थापना दिवस है। आज ही के दिन मैंने हजारों वर्ष पहले इस द्वीप को ढूंढा है और आप सभी को यहाँ लाकर बसाया। तब से लेकर आज तक तत्कालीन शासिका बिसर्पी के कुल ने कुशलता से इस द्वीप पर शासन किया है और महादेव की कृपा से आगे भी सभी नागबंधु सदैव इस द्वीप पर प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे। अब आप सभी अपने अपने घरों में पूजा का आयोजन करें। मैं स्वयं भी नागराज की प्रतीक्षा कर रहा हूँ ताकि उसके आने के बाद पूजा संपन्न हो सके। नागराज भी द्वीप पर पहुँचने वाला ही होगा, इसलिए अब पूजा की तैयारियाँ आरंभ करनी होगी। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना।